एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स को लेके डेडिकेटेड होते हुए एक फिर से अपनी एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज क्या वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टीज़मेंट भी हम इसको बोलते हैं। एडवर्टीज़मेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एडवर्टीज़मेंट आखिर होता क्या है, एडवर्टीज़मेंट कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा उसको भी हम देखेंगे। उसके फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सारी बातें एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करें, आपका टाइम बेकार ना करते हुए आइए शुरू करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो आइए हम शुरू करें। यह है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट क्या होता है? एन एडवर्टीज़मेंट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन अनाउंसमेंट, यानी कि एक अनाउंसमेंट की तरह ही होता है। किसके? एक पॉपुलर मीडियम कहें तो जैसे कि न्यूज़पेपर हो या फिर आपका टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, तो जो पॉपुलर मीडियम है उसके थ्रू अट्रैक्ट करने के लिए किसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं अनाउंसमेंट। जो की जाती है उसको हम कहते हैं एडवर्टीज़मेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी जना अगर आप फेसबुक पे कुछ भी डाल रहे हो तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, वहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, अपने आप को एडवर्टीज़ कर रहे हो, है ना। कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हो तो एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टीज़मेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट और दूसरा होता है जनरल एडवर्टीज़मेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट की अगर बात करें, ये नोटिस के तरह ही होता है, लगभग नोटिस के तरह ही होता है, ऑलमोस्ट नोटिस के तरह होता है। इसमें सिर्फ अंतर क्या होता है कि ये जो है ना, इसके कंटेंट अलग होते हैं, इसका कंटेंट अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, बस लगभग जो है ना वही वाली बात होती है। इसमें नोटिस दी जाती है, यानी कि ये कह सकते हो कि ये ऑफिस वगैरह के काम के लिए ज़्यादातर इस क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट का यूज़ किया जाता है। ऑफिसेज वगैरह में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, यानी कि फॉर्मल पर्पस से ये एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। उसके बाद बात आती है जनरल एडवर्टीज़मेंट की। तो जनरल एडवर्टीज़मेंट का मतलब होता है कि इसमें अधिकतर नंबर को मतलब नंबर ऑफ रीडर्स को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है इमीडिएटली। यानी तभी तो आप देखते होंगे कि तरह तरह के एडवर्टीज़मेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग ये नहीं देखना चाहते कि कौन कैसा कंटेंट दे रहा है, लेकिन आप लोग भी क्या होता है, थंबनेल को देख के उस पर क्लिक करते हो। तो क्या हुआ, वो भी एक एडवर्टीज़मेंट का ही तरीका है, वो जनरल एडवर्टीज़मेंट है। यानी कि उस पर क्या होता है कि अधिकतर रीडर्स का हम अपने तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो मेन रूप से जाना तीन ही पर्पस होते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन तीन होते हैं। एक होता है सेल, प्रमोट और टू अवेयर, यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ये किया जाता है, अवेयर करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। आइए अब हम करते हैं बात इसके एमसीक्यूज़ की, यानी क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एन एडवर्टीज़मेंट, यानी कि एडवर्टीज़मेंट का टाइप कैसा होता है। ठीक है, क्लासिफाइड तो होता है, ये तो अभी हमने देखा, क्लासिफाइड होता है। और दूसरा क्या, कमर्शियल कहते हैं जनरल वाले को, यानी कि जो कमर्शियल पर्पस से होता है। तो यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। एडवर्टीज़मेंट के टू टाइप्स होते हैं, एक क्लासिफाइड या दूसरा होता है कमर्शियल। यानी कि हम ये अभी हमने देखा था कि क्लासिफाइड और जनरल एडवर्टीज़मेंट जो होता है उसी को हम कहते हैं कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज ऑब्लिक आर द फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड नोटिस, यानी क्लासिफाइड नोटिस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। देखिए, फैक्चुअल लैंग्वेज तो होना ही चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव विद वर्ड लिमिट ये होना चाहिए, अट्रैक्टिव डिस्प्लेड एडवर्टीजमेंट ये नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत बड़े स्पेस। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव तो होना चाहिए लेकिन लॉट ऑफ स्पेस दे दिया ना यहाँ, तो ये इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ये होना चाहिए, तो यानी कि 1 2 4। अब देखिए 1 2 3 एंड 4 तो ये नहीं होगा, 1 2 4 यानी कि ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से हम इसमें क्लासिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस इज, वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस इज, नोटिस की बात कर रहा है तो नोटिस का वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आई होगी। अब आगे की चले हम, उससे पहले ये पॉज करके इसको नोट कीजिए और फिर आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट यूज़, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्या यूज़ किया जाता है, तो सेंटेंस का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ फ्रेजेस का सिर्फ यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, यानी कि फ्रेजेस ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट किसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी किसके लिए सही नहीं है। देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए तो बिल्कुल सही है, टू लेट के लिए भी सही है, तो किसके लिए, नन ऑफ दीज तो ऐसे ही कट गया, तो किसके लिए सही नहीं है, बर्थडे पार्टी के लिए, क्योंकि बर्थडे पार्टी के लिए आप किसी को इनवाइट करते हो, एडवर्टाइज नहीं करते हो उसको, आप क्या करते हो, इनविटेशन देते हो, तो इनविटेशन एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डैश इज ट्रू अबाउट नोटिस, यानी कि इसमें से क्या ऐसा है जो कि नोटिस के बारे में तो सही है लेकिन क्लासिफाइड नोटिस के बारे में सही नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में सही नहीं है। तो इसका देखिए, एप्रोप्रिएट टाइटल तो होना चाहिए, 50 वर्ड्स लिमिट दोनों में होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस का यूज़ आप, जैसे कि अभी हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में कि सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेजेस ओनली का यूज़ किया जाता है क्लासिफाइड नोटिस में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यूज़ ऑफ नोटिसेस, क्योंकि इज़ ट्रू अबाउट नोटिस, नोटिस के बारे में तो सही है लेकिन क्लासिफाइड नोटिस के बारे में ये सही नहीं है कि यूज ऑफ नोटिसेस, ये क्लासिफाइड नोटिस के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, डैश इज द एडवर्टीजमेंट विच प्रोवाइड्स द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि बेचने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर। अब ध्यान दीजिए, सेलर्स का कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर रहा है, तो सेलर की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल एंड परचेज। तो इसको आप पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज इरिलीवेंट विद द एडवर्टीजमेंट ऑफ वांटेड ब्राइडग्रूम, यानी कि जब आपको दुल्हा चाहिए तो उसके लिए इसमें से क्या इरिलीवेंट हो जाएगा। इरिलीवेंट मतलब जो कौन सा बेतुका हो जाएगा। भाई दुल्हा चाहिए आपको, कुछ ऐसे थोड़ी चाहिए, दुल्हा चाहिए, तो दुल्हा चाहिए तो इसमें से क्या नहीं दोगे, हैंडसम होना चाहिए। भाई ये चल सकता है, हैंडसम होना चाहिए, ये आप चला सकते हो। सैलरी 6 फिगर, अगर आपकी आमदनी, आपका खर्चा अगर अच्छा है, आपको अगर यानी कि आप दुल्हन हैं और किसी के दुल्हन बनेंगे और आपकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई सैलरी 6 फिगर में होना चाहिए, क्योंकि इससे कम में हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। अब हम लोगों की तरह जो है ना, अगर दुल्हा होगा तो वो तो नहीं मानेगा इस बात को, अलग बात है, लेकिन सैलरी 6 फिगर में आप कह सकते हो। गुड कंडीशन जो है ना होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि गुड कंडीशन में ही होगा तभी आप उससे शादी करें, तो ये हो जाता है इरिलीवेंट। ये इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि डैश इज द एप्रोप्रिएट डिटेल फॉर मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, यानी कि एप्रोप्रिएट डिटेल मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल मतलब शादी विवाह के लिए, शादी वगैरह के लिए
आप जो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं उसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या डिटेल होना चाहिए। बेस्ट लोकेशन, क्या आप ऐसा कहोगे अरे देखो आज़ाद मार्केट में घर होगा तो तभी हम शादी करेंगे, ऐसा तो कहोगे नहीं। या फिर आप ये कहो भाई न्यूयॉर्क में घर होगा तो उसी से करना है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद वेल मेंटेन प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी कितनी है और अच्छे तरीके से रखा है या नहीं, कितनी आमदनी होती है, कितना ज़मीन है, कितना क्या है, ये सारी कितनी जगह घर है, ये चीज़ें तो आप देंगे नहीं, क्योंकि वो अगर देंगे तो पहले ही आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। एक तो ऐसे ही जो है ना हमारे यहाँ जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो ऐसे ही कम है, ऊपर से अगर आपने ये चीज़ें दे दिया कि वेल मेंटेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो और शादी नहीं होगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। फुल्ली फर्निश्ड, यानी कि आपके घर में आप ये कहोगे कि भाई ड्रेसिंग टेबल भी होना चाहिए, डबल बेड भी होना चाहिए, और भी बहुत सारे फर्नीचर्स जैसे कि अलमारी होनी चाहिए बहुत अच्छी वाली, तो तब तो भाई शादी होने से रह गई। तो इसलिए इनमें से आप कुछ भी नहीं डालेंगे, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय अ पर्सन नीड अ जॉब, यानी कि जॉब अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए वो कौन सा जो है ना एडवर्टीजमेंट लिखेगा, तो कौन सा एडवर्टीजमेंट देगा। तो देखिए अब उसको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, तो वैकेंट वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, टू लेट देते किराए के लिए। अब बचा वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड का मतलब होता है कि जो आप किसी को एलेक्ट करते हो या किसी और तरीके से किसी को एकोमोडेट करते हो, तो वहाँ पे एकोमोडेशन वांटेड होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिचुएशन वांटेड, यानी कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब चाहिए, आपके अनुसार आपको जॉब चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। इसको पॉज करके फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डैश इज इनएप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट जो नहीं होना चाहिए टू लेट के लिए, किसके लिए, टू लेट एडवर्टीजमेंट के लिए, यानी किराए पे अगर आपको देना है तो इसमें से क्या आप नहीं लिखोगे। देखो 3 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा भाई, खासियत तो बतानी पड़ेगी। कमर्शियल एरिया भी बताएंगे, लिफ्ट अवेलेबल है ये भी बताएंगे, तो क्या नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, यानी कि आपका सही आंसर हो गया डी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये आप नहीं उसमें मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फीचर्स डैश इज रिटन फॉर मिसिंग एडवर्टीजमेंट। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, फीचर्स डैश इज रिटन, ऐसा कौन से फीचर्स आप लिखेंगे मिसिंग एडवर्टीजमेंट में। डिसिप्लिन्ड है, तो भाई डिसिप्लिन्ड है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन्ड होता तो गायब ही नहीं होता, गुम हो गया, डिसिप्लिन में नहीं था इसलिए तो गुम हो गया। अब इसके लिए क्या देना है, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा जाना बहुत अपना ध्यान रख लेते हैं, वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये आप लिख सकते हो, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इस तरीके से हमने देखा, आज हमने किया एडवर्टाइजमेंट का, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और उससे आगे की बात हम उससे अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, हंसते रहे, खुश रहे, आपका अच्छा रिजल्ट हो, यही मेरी आपसे उम्मीदें हैं।